नमस्कार, स्वागत है आपका खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अनंत। देश की न्यायपालिका के इतिहास में पहली दफा ऐसा हुआ है कि किसी मौजूदा जज को जेल भेजने का आदेश दिया गया हो, वो भी किसी हाई कोर्ट के जज को। सुप्रीम कोर्ट का कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस CS कर्णन को जेल भेजने का फैसला ऐतिहासिक है और अब ये एक नजीर भी बन गया है। और यह ऐसा पहली बार होगा कि जिस व्यक्ति को जेल भेजा जाएगा वो जज के पद पर बना रहेगा। अभी तक अगर किसी सरकारी पदाधिकारी को जेल भेजा जाता था तो उसकी नौकरी खत्म हो जाती थी, लेकिन जस्टिस कर्णन जेल में भी जज बने रहेंगे। फैसला सुनाते वक्त प्रधान न्यायाधीश JS खेर ने कहा कि अवमानना के मामले में किसी के साथ पक्षपात नहीं किया जाता। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस CS कर्णन को 6 महीने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि आदेश का फौरन पालन किया जाना चाहिए। इंडियन जुडिशियरी सिस्टम के पहले जज होंगे जिन्हें पद पर रहते हुए सजा सुनाई गई। इससे पहले सोमवार की शाम को कर्णन ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस JS खेर और सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों को सोमवार को 5-5 साल की सजा सुनाई थी। कलकत्ता हाईकोर्ट के जज CS कर्णन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कर्णन को कोर्ट की अवमानना के आरोप में 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है। कर्णन पहले ऐसे जज होंगे जो पद पर रहते हुए जेल जाएंगे और उन्हें अवमानना का दोषी पाया गया है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अवमानना है, फिर चाहे वो मौजूदा जज ही हों। जिसके बाद कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की पुलिस को जस्टिस CS कर्णन को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किए जाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच की अध्यक्षता कर रहे चीफ जस्टिस JS खेर ने जस्टिस कर्णन को 6 महीने के लिए जेल भेजने का आदेश दिया है। कर्णन ने चीफ जस्टिस खेर सहित सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों पर भेदभाव और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। जस्टिस कर्णन ने सोमवार को चीफ जस्टिस सहित 7 जजों के खिलाफ 5 साल की सजा सुनाई थी। SC और ST एक्ट के तहत कर्णन ने इन 7 जजों को 5 साल की सजा सुनाई थी। जस्टिस कर्णन ने 23 जनवरी को PM को लेटर लिखकर 20 जजों पर करप्शन का आरोप लगाया था। इनमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और मद्रास हाई कोर्ट के मौजूदा जज शामिल हैं। जस्टिस कर्णन ने इस मामले की जांच कराने की मांग की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी को जस्टिस कर्णन को नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों न इसे कोर्ट की अवमानना माना जाए। कोर्ट ने उन्हें मामले की सुनवाई होने तक सभी जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव फाइलें कलकत्ता हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को लौटाने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस कर्णन को 13 फरवरी को कोर्ट में पेश होने को कहा था, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। बता दें कि ये पहला केस था जब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के मौजूदा जज को अवमानना का नोटिस भेजा था। चीफ जस्टिस JS खेर की अगुवाई वाली 7 जजों की बेंच ने 10 मार्च को जस्टिस कर्णन के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। उन्हें 31 मार्च को कोर्ट में हाजिर होने का ऑर्डर दिया गया था। समन जारी होने के बाद भी वो पेश नहीं हुए तो उनके खिलाफ वारंट भी जारी किया गया था। उन्होंने मेंटल हेल्थ चेक करने गई डॉक्टरों की टीम को भी ये कहते हुए लौटा दिया कि वो दिमागी तौर पर पूरी तरह से फिट और स्टेबल हैं। हालांकि जस्टिस कर्णन पहले भी विवादों में रहे हैं। जस्टिस कर्णन 2011 में मद्रास हाई कोर्ट में जज थे। उस वक्त उन्होंने एक साथी जज के खिलाफ जाति सूचक शब्द कहने की शिकायत दर्ज कराई थी। ब्यूरो रिपोर्ट APN। और इस वक्त जस्टिस यतीन्द्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए। सर, यह पहली बार हुआ है कि जब किसी हाई कोर्ट में जो जज के पद पर हैं उनको जेल ऐसे भेजा गया हो। कैसे आप देखते हैं पूरे घटनाक्रम को? मैं इस पूरी घटना चक्र को, जस्टिस कर्णन के एपिसोड को कुछ बहुत दुखद मानता हूं। और ये फिर से हमको एक तरह से पुनः हमको विचार करना चाहिए कि उच्च न्यायालय या हायर जो कोर्ट्स होती हैं, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, इनमें किस जजों की जो अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, इस पे पुनः विचार करना चाहिए। और किन लोगों को अपॉइंट किया जाए, उनके क्या मापदंड होने चाहिए, इसको पुनः विचार करना चाहिए। मैं इस पूरी घटना में सोचता हूं कि इसमें हमारे कुछ एक हंसाई हुई, इससे हमारी न्यायपालिका की छवि गिरी ही है, जस्टिस कर्णन के बिहेवियर से। जी बिल्कुल सर, ये भी मैं जानना चाहूंगा कि इसमें ये भी सामने आ रहा है कि जस्टिस कर्णन जब जेल में रहेंगे उस दौरान भी वो जज ही रहेंगे, लेकिन आमतौर पर ये देखा जाता था कि कोई भी सरकारी नौकरी का कोई व्यक्ति होता था, अगर उसको जेल होती है तो अपने पद उसका चला जाता था। इस चीज में यहाँ पर एक्सेप्शन नजर आ रहा है, क्योंकि जो बाकी जितनी भी सर्विसेज होती हैं उन सारी ज्यादातर सर्विसेज में जो एक सर्विस होती है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो सर्विस वाली जो बात होती है उसमें एक सस्पेंशन भी होता है,
जज का सस्पेंशन तो नहीं होता है, बट चीफ जस्टिस को इस बात की पावर होती है जी। कि जज को कोई काम ना दे, चेम्बर में बैठा दे। जी। और पहले टाइम में जो करप्ट जजेस होते थे या जो मतलब जजेस ठीक नहीं होते थे, जी। और एक दो बार ऐसा भी हुआ है कि कुछ मेडिकल कारणों से कोई जज नहीं बैठ पाए तो उनको चेम्बर में बैठा दिया जाता था। जी। बट क्योंकि हाई कोर्ट जज या सुप्रीम कोर्ट जज में कुछ सस्पेंड करने की बात नहीं है, इसलिए वो एक तरह से एक जज रहेंगे जी। और उनको तो केवल इम्पीचमेंट से ही हटाया जा सकता है। जी, ठीक है सर। दो चीजों के ऊपर मैं और आपसे जानना चाहूंगा इस चीज के ऊपर कि उससे पहले जो जस्टिस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ ही अपराध का मामला और उनके ऊपर भ्रष्टाचार का मामला को लेकर सवाल उठाया था, तो एक हाई कोर्ट के जज के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर ऐसा आरोप लगाना, कैसे आप इसको देखते हैं? मैंने बताया कि भाई पूरा जो जस्टिस कन्नन है, ये पूरे एक मतलब ये न्यायपालिका के लिए जिससे कहना चाहिए कि दुखद थे मतलब जी। और इनके कारण से न्यायपालिका की छवि ये बहुत ज्यादा गिरी ही है। जी। देखिए ये चीजें जो आप एक किसी जज, ये नहीं है कि कोई जज के खिलाफ कोई चीज लगा नहीं सकता है, जरूर कर सकता है, उसकी अपनी एक अलग प्रक्रिया है, उसको करना चाहिए। अखबारों में देना, ये करना, ये मेरे हिसाब से ये अनुचित। जी सर, SC/ST एक्ट को लेकर कई दफा उन्होंने लोगों के ऊपर आरोप लगाए हैं। अपने जो जजों की नियुक्ति को लेकर भी उन्होंने इस बारे में कहा कि भाई मैं क्योंकि एक ऐसे समुदाय से ताल्लुकात रखता हूं, इसलिए मेरे साथ इनजस्टिस होता है। एक जज होने के नाते अगर ऐसी चीजें कही जाती हैं कि जज के द्वारा और उनका कोई मजबूत आधार वो प्रस्तुत नहीं कर पाते, तो क्या एक गलत संदेश जाता है जुडिशरी के बारे में आम जनता के बीच में? देखिए वास्तव में जो एक दलितों का एक जो कॉज है, उस कॉज को मेरे विचार से कर्नल जस्टिस के जिस तरह का बिहेवियर रहा, उससे मतलब वो नीचे ही गिर गया वो। जी। आप जस्टिस कर्नल ने कहा मैं दलित हूँ, खुद ही FIR एक तरह से वो कर रहे हैं, खुद ही जज हैं, खुद ही निर्णय कर रहे हैं। तो ये एक मतलब ऐसे लोगों की छवि को और नीचे गिराता ही है मतलब। ठीक है, लेकिन क्या सर जिस तरीके से उनका कलकत्ता हाई कोर्ट में ट्रांसफर की बात थी, उसके ऊपर उन्होंने स्टे लगा दिया, उसके बाद फिर स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट को लेना पड़ा इस चीज के मामले में, और अपने ही एक कलीग के ऊपर उन्होंने एक आरोप लगाया था कि भाई उनकी किसी जूनियर के साथ कुछ गलत हरकत की है, जिसका सबूत वो पेश नहीं कर पाए थे। सिलसिलेवार तरीके से ऐसी चीजें सामने आती गई, तो क्या ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को इस बारे में स्वतः संज्ञान लेते हुए कुछ पहले ही सख्त कदम उठा लेने चाहिए थे? मेरे विचार से ये तो एक देखिए अलग अलग चीफ जस्टिस अलग अलग तरह से, अलग अलग जज अलग अलग तरह से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने को सोचते हैं। यदि आप पुराने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देखिएगा, TS ठाकुर साहब को, तो उन्होंने उनको बुलाया, उनको समझाया, उन्होंने माफी भी मांग ली। तो ये अपना अपना एक तरीका होता है किस तरह से किसी चीज को कैसे मतलब एक वो किया जाए। अब देखिए इसके पहले 1990 के दशक में सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी थी कि उच्च न्यायालय के जो जज होते हैं, मतलब हाई कोर्ट के और सर्वोच्च न्यायालय के, उन लोग कंटेम्प्ट एक्ट के अंदर नहीं आते, उन पे कंटेम्प्ट नहीं चल सकता है। आज उन्होंने ये कह दिया कि इन पे भी कंटेम्प्ट चल सकता है। तो कल ये केवल कर्नल तक नहीं रहेगा, कल ये फैसला फिर हर जज के लिए भी अप्लाई करेगा और कहीं ना कहीं फिर कुछ एक इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी कुछ इफेक्ट होगी। मतलब इसके बहुत सारे एक इम्प्लीकेशंस हैं। मतलब इतना आसान नहीं है इसको मतलब ये सोच लेना कि सख्त कदम पहले उठा लेने चाहिए थे या क्या, उसके और भी कुछ तरीके थे मतलब। सर इसके इम्प्लीकेशंस को आप आने वाले फ्यूचर में जुडिशरी के अंदर कैसे देखते हैं? क्या एक जो लैंडमार्क जजमेंट के तौर पर इसको अगर देखा जाता है, तो क्या जुडिशरी को स्ट्रेंथन करने का या और चीजें सॉर्टेड करने का एक माना जाए इसको दिशा निर्देश? देखिए इस वक्त फॉर टाइम बीइंग एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जरूर हो गई है, क्योंकि आज तक कभी नहीं, मेरे विचार जहां तक मुझे नॉलेज है, आज तक दुनिया में कोई भी सिटिंग जज जेल नहीं गया। मतलब जो जेल गए उनको सस्पेंड कर दिया गया या उनको फिर नौकरी से निकाल दिया गया, ये सबऑर्डिनेट जुडिशरी की बात थी। लेकिन आज तक कभी भी ऐसा नहीं। इसके पहले भी एक सर्वोच्च न्यायालय के जज थे जिनपे की एक रामास्वामी जी, जिनपे एक करप्शन का मुकदमा भी चला था। करप्शन का क्या, उनपे महाभियोग चला था और लेकिन बाद में फिर महाभियोग सिद्ध नहीं हो पाया। लेकिन चीफ साहब ने उनको क्या किया था कि चेंबर में बैठा दिया था।
तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी हो गई। देखिए कैसे सॉर्ट आउट होती है, जी। ये भी एक अपने आप में एक थोड़ा सा एक मुश्किल, जो कि एक बड़ा चैलेंज इस वक्त है सर। सर साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जस्टिस कर्णन की किसी भी चीज को मीडिया में ना रखा जाए, उन वो जो कहते हैं उसको मीडिया में ना उसको इंक्लूड किया जाए। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं? बहुत बारों में कोर्ट जो होती है बहुत सी चीजों की सेंसिटिविटी को देखते हुए इस तरह की आज्ञा पारित कर देती है जी और उन्हें लगता है कि इस तरह की उससे ज्यादा एक मतलब एक नुकसान ज्यादा होगा, तो इस तरह की ऑर्डर पास करती है। मेरे विचार से शायद ये केस ऐसा ही केस है। शायद ज्यादा उनके मतलब इस बात को जितना मीडिया में आएगा उससे ज्यादा नुकसान होगा न्यायपालिका को। और विश्व में भी लोग तरह तरह की बातें, यदि आप अंतर्जाल को देखें तो उसमें तरह तरह की बातें आती हैं, लोग तरह तरह की बातें भी कर रहे हैं इस बात को लेकर। तो जी ये मेरे विचार से तो ऑर्डर सही है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हम लोग जुड़ने के लिए और बेहतर इनसाइट्स पूरे प्रकरण के बारे में हमें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। कलकत्ता हाईकोर्ट के जज CS कर्णन को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का दोषी मानते हुए 6 महीने की सजा सुनाई। ऐसा पहली बार है कि जब पद पर रहते हुए कोई जज जेल जाएगा। जस्टिस कर्णन पिछले कुछ महीनों से कई विवादों के चलते चर्चा में रहे। जस्टिस कर्णन 30 मार्च 2009 को मद्रास हाईकोर्ट के जज बनाए गए। नवंबर 2011 में उन्होंने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से अपने साथी जजों की शिकायत की कि दलित होने के चलते उनको प्रताड़ित किया जाता है। इसके 2 साल बाद जनवरी 2014 में घटना हुई। एक डिवीजन बेंच जजों के लिए नामों की सिफारिश से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। तभी जस्टिस कर्णन कोर्ट रूम में दाखिल हुए और कहा कि जजों के लिए नामों के चयन की प्रक्रिया सही नहीं। इस मामले में वो एक शपथ पत्र दाखिल करेंगे। मार्च 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने कर्णन के व्यवहार को अनुचित बताया और उसकी निंदा की। मद्रास हाईकोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति RK अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश P सदाशिवम को एक पत्र लिखा था, जिसमें कर्णन का तबादला मद्रास हाईकोर्ट से कहीं और करने की बात कही गई थी। साल 2015 के मध्य में जस्टिस कर्णन ने हाईकोर्ट के एक जज पर अपने चैम्बर्स में एक इंटर्न का यौन शोषण का आरोप लगाया। हालांकि वो कोई प्रमाण नहीं दे पाए। इसी साल जस्टिस कर्णन ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मद्रास हाईकोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश SK कौल के सिविल जजों की नियुक्ति के आदेश पर रोक लगा दी और फिर कहा कि वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को SC/ST एक्ट के तहत जस्टिस कौल के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देंगे। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया और जस्टिस कर्णन के आदेश पर रोक लगा दी। काम के बंटवारे से असंतुष्ट होकर जस्टिस कर्णन नवंबर 2015 में लंबे अवकाश पर चले गए। फरवरी 2016 में जस्टिस कर्णन ने जस्टिस कौल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। तभी सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस कर्णन का तबादला कोलकाता हाई कोर्ट कर दिया। इसके जवाब में जस्टिस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। इस पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की पीठ ने जस्टिस कर्णन के तबादले के आदेश पर लगी रोक को हटा दिया। इस जवाब में जस्टिस कर्णन ने उन दोनों जजों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया। उनकी हरकतों पर सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वो उनके निर्देशों को मानने से इनकार करते हैं तो उनके खिलाफ अवमानना का केस चलेगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश TS ठाकुर ने बंद कमरे में जस्टिस कर्णन से इस मसले पर बात की, जिसके बाद वो कलकत्ता हाई कोर्ट जाने को राजी हो गए। इस साल जनवरी 2017 में जस्टिस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पूर्व और मौजूदा 20 जजों को भ्रष्ट बताते हुए PM मोदी को पत्र लिखा। सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस कर्णन के इसी पत्र पर संज्ञान लिया। जस्टिस कर्णन ने सर्वोच्च अदालत के रजिस्ट्रार को भी एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि दलित होने के चलते उनका उत्पीड़न किया गया। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, लेकिन वो मामले की सुनवाई में पेश नहीं हुए। नोटिस के बाद भी पेश न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने इस साल 10 मार्च को उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस CS कर्णन ने 17 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश JS खेहर और अन्य 6 जजों को पत्र लिखकर 14 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा। पत्र में लिखा कि उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया गया। जस्टिस कर्णन ने 8 मई को देश के प्रधान न्यायाधीश JS खेहर और सुप्रीम कोर्ट के 7 अन्य जजों को सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई को जस्टिस कर्णन को 6 महीने जेल की सजा सुनाई और उनको तत्काल गिरफ्तार करने का आदेश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट APN। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की पूर्व सचिव ऐश्वर्या भाटी हम साथ जुड़ चुके हैं फोनलाइन के जरिए। ऐश्वर्या जी, जस्टिस कर्णन के इस पूरे प्रकरण को और देखा जाए और अब ये पहली दफा हुआ है कि हाईकोर्ट के जज के पद पर रहते हुए किसी जज को
जेल जाना होगा, जेल जाना पड़ा है। कैसे आप देखती हैं इस पूरे प्रकरण को? देखिए आनंद जी, ये बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, पर देखिए इंस्टीट्यूशन का डिसिप्लिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इंस्टीट्यूशन की डिसिप्लिन को मेंटेन करना भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। और इस मैटर में जस्टिस कर्णन को उन्होंने नोटिस इशू किया था और जस्टिस कर्णन एक बार खाली प्रेजेंट हुए और मतलब नॉट ओनली उन्होंने वो कंटेम्प्ट को के लिए अपोलोजाइज नहीं किया और उसको उसको अबेट नहीं किया, लेकिन वो फर्दर कंटेम्प्ट करते चले गए। जो उन्होंने एक बेलिजरेंट व्यू अपनाया और सुप्रीम कोर्ट की जो 7 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी थी, उसके बाद उसको लेके भी इस तरह के ऑर्डर्स उन्होंने पास किए कि ये बिल्कुल ही एक इंस्टीट्यूशन की मर्यादा को पूरी तरह तोड़ रहा था और किसी भी इंस्टीट्यूशन को, चाहे वो हिंदुस्तान की जुडिशरी की बात हो, जितनी ज्यादा ऊंची इंस्टीट्यूशन है उतना ही इम्पोर्टेंट है कि उस इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म और उस इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के डिसिप्लिन को मेंटेन करना। तो हालांकि सही कह रहे हैं आप, ये अच्छा ऑर्डर नहीं है, मतलब एक ऐसा प्रेसिडेंट है जो nobody is proud of this whole incident. We as lawyers are not proud of this incident. पर कई बार कड़वी गोलियां खानी पड़ती हैं इंस्टीट्यूशनल। मैम, वही मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस कहना है सिचुएशन को, इस शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर सही होगा क्या? देखिए, अगर वैसे मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जज को हटाने के लिए खाली इम्पीचमेंट का ही प्रोसीजर प्रिस्क्राइब है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके अलावा कोई भी प्रोसीजर प्रिस्क्राइब नहीं है। और ये अपने आप में एक प्रेसिडेंट होएगा कि सिटिंग हाईकोर्ट जज को एक इम्प्रिजनमेंट का आदेश दिया है। और लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ये जिस तरह से आउट ऑफ लाइन हो रहे थे, आउट ऑफ डिसिप्लिन हो रहे थे इंस्टीट्यूशन के लिए, इंस्टीट्यूशन की गरिमा को ही पूरा नुकसान पहुंचा रहे थे। देखिए, कंटेम्प्ट का जो कॉज है ना, वो कंटेम्प्ट नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कोर्ट वैसे भी एक्सरसाइज नहीं करता है। सिविल कंटेम्प्ट एक अलग चीज होती है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट अलग चीज होती है। ओनली व्हेन समबडी इज स्कैंडलाइजिंग द जस्टिस, द कॉज ऑफ जस्टिस और बिकमिंग एन ऑब्स्ट्रक्शन फॉर द कॉज ऑफ जस्टिस, तभी ये कंटेम्प्ट का पावर आम जनता की उसमें भी एक्सरसाइज किया जाता है। एक और चीज पर ऐश्वर्या जी, मैं आपका व्यू जानना चाहूंगा इसी चीज को लेकर कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई जस्टिस कर्णन के अब किसी भी बयान को मीडिया में ना दिखाया जाए, तो मीडिया में दिखाने से रोक देना, इसके पीछे क्या कंटेंशन सुप्रीम कोर्ट की रही होगी? देखिए, इसका भी ये तो मेरे हिसाब से, मेरी ओपिनियन तो ये है कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि जस्टिस कर्णन जिस तरह के, जब सुप्रीम कोर्ट ने जब फर्स्ट डेट पे ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी थी और उन्होंने फर्स्ट ही डेट पे उनकी जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को सस्पेंड कर दिया था, फिर भी जस्टिस कर्णन सो कॉल्ड कोर्ट को होल्ड करके अपने घर पे ही उस तरह के ऑर्डर्स पास करे जा रहे थे जिनकी कोई जुडिशियल सैंक्टिटी नहीं थी, और उन ऑर्डर्स को पास करने से पूरी ही व्यवस्था का एक तरह से माहौल बन रहा था, मतलब एक मजाक वाली स्थिति पैदा हो गई थी। लोग मतलब बहुत अजीब सी स्थिति थी। उसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन ऑर्डर्स का कोई जी, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका हमसे जुड़ने के लिए और बेहतर तरीके से प्रकाश डालने के लिए तमाम चीजों पर। वहीं कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस कर्णन को अवमानना के मामले में 6 महीने की सजा सुनाकर सुप्रीम कोर्ट ने कानून सबके लिए समान होने की मिसाल पेश की, लेकिन किसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पद से हटाने और महाभियोग दायर करने के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। इन मामलों से कहीं ना कहीं न्यायिक प्रक्रिया और न्यायपालिका की खामियां भी नजर आ रही हैं। जस्टिस कर्णन के पहले उच्च न्यायपालिका के किसी भी न्यायाधीश को कम से कम जेल की सजा मुकर्रर नहीं की गई। ऐसा पहली बार हुआ है, लेकिन हकीकत ये है कि आईपीसी की धाराओं से जजों को छूट नहीं है। हाँ, उन्हें पद से हटाने के लिए महाभियोग चलाकर संसद ही हटा सकती है, वो भी 2/3 बहुमत से। अभी तक केवल 2 बार ऐसे मौके आए हैं। पहली बार 1991 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वी रामास्वामी के खिलाफ संसद में महाभियोग चलाया गया, लेकिन पारित न हो सका। दूसरी बार 2009 में कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस सौमित्र सेन के खिलाफ तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश केजी बालकृष्णन ने सरकार से जस्टिस सेन के खिलाफ महाभियोग लाने की सिफारिश की थी। राज्यसभा में महाभियोग का प्रस्ताव पारित भी हो गया था, लेकिन लोकसभा में मामला आने से एक दिन पहले ही जस्टिस सेन ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था, ताकि सेवानिवृत्त के बाद मिलने वाले लाभ से वंचित न हो जाए। इसी तरह 2010 में सिक्किम हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पीडी दिनकरन के खिलाफ महाभियोग का मामला सामने आया था। कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहने के दौरान पीडी दिनकरन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जांच पूरी होने तक उन्हें लंबी छुट्टी पर जाने की सलाह दी थी, लेकिन दिनकरन नहीं माने। आधार था कि जस्टिस को सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अंत में मजबूरन कॉलेजियम ने जस्टिस दिनकरन को कर्नाटक से सिक्किम स्थानांतरित करने का आदेश दिया। उनका न्यायिक कामकाज वापस ले लिया गया था, लेकिन वे सिक्किम हाई कोर्ट भी मुख्य न्यायाधीश बनकर ही गए थे। इसलिए न्यायिक कार्य से विरत होने के बावजूद वो मुख्य न्यायाधीश का कामकाज देखते थे। महाभियोग की प्रक्रिया भी इतनी जटिल है कि आज तक इस प्रक्रिया से किसी को भी हटाया नहीं जा सका है। जस्टिस दिनकरन ने भी महाभियोग की प्रक्रिया लंबित रहने के दौरान पद से इस्तीफा दे दिया था। जस्टिस वी रामास्वामी पर करीब 2.5 दशक पहले संसद में महाभियोग चला था, लेकिन राजनीति भारी पड़ी और प्रस्ताव गिर गया था। आज तक सिर्फ एक ही न्यायाधीश को पद से हटाया गया, लेकिन वो भी देश का संविधान लागू होने से पहले 1949 में। गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ने फेडरल कोर्ट की रिपोर्ट पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस शिव प्रसाद सिन्हा को हटाया था। इस बात को मानना होगा कि न्याय व्यवस्था के ऐसे अपवाद आम आदमी की न्यायपालिका और न्याय व्यवस्था में आस्था को चोट पहुंचाते हैं। ऐसे में न्यायपालिका की जवाबदेही की मांग उठने लगती है। यूपीए सरकार के वक्त जजों की जवाबदेही तय करने के लिए जुडिशियल स्टैंडर्ड एंड अकाउंटेबिलिटी बिल लाया गया था, लेकिन लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने के साथ वो बिल लैप्स हो गया। मोदी सरकार ने जजों की नियुक्ति के लिए NJSC यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी का सुझाव दिया, लेकिन न्यायपालिका ने इसे ठुकरा दिया। जस्टिस कर्णन जैसे मामले सामने आने से प्रक्रिया संबंधी खामियों से न्यायपालिका की कमियां सामने आ रही हैं। अंशुमान त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट APN। इस पूरे मसले पर हिमाचल हाईकोर्ट के पूर्व कार्यवाहक चीफ जस्टिस RB मिश्रा से बात की APN संवाददाता गौरव ने। सर, सबसे पहला सवाल जो जस्टिस कर्णन पे सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला सुनाया है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। न्यायिक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि एक सिटिंग जज उसके लिए ये सज़ा सुना के और उसको 6 महीने की सज़ा सुना दी गई क्रिमिनल कंटेम्प्ट में और उसको जेल भेजा जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी घटना होगी। ये कोई इस पे तो लॉ तो नहीं डिसाइड हुआ, कोई वर्डिक्ट नहीं आई, लेकिन मैं ये कहूँगा विवेक शून्यता, अदूरदर्शिता और अपने अहंकार के कारण और जिद के कारण ये जस्टिस कर्णन के साथ जो ये आप बीती हुई है, स्वयं वो अपने आप ये विपदा जो परेशानी ले आए हैं और इतना उन्होंने खराब प्रदर्शन किया है। जज को इस तरह से नहीं करना चाहिए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला इससे और कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता था। एक बहुत बड़ा संदेश चला गया क्योंकि उन्होंने कोई कोऑपरेट ही नहीं किया। उनको कंटेम्प्ट की नोटिस गई थी। उन्होंने जिस तरह से जजेस के ऊपर लांछन लगाए थे, सिटिंग जजेस, रिटायर फॉर्मर जजेस के खिलाफ जो उन्होंने लांछन लगाए थे, उनके पास कोई ऐसे तथ्य और सबूत नहीं थे जिसको वो पेश कर सकते थे। अगर ऐसा नहीं था तो उनको कोर्ट के सामने जाके माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी, कहनी चाहिए थी मैंने जो सुना है, मैं अगर जांच हो तो हो सकता है, लेकिन मैं माफ़ी मांगता हूं, मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन इसके लिए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को लिखना पत्र शुरू कर दिया, पॉलिटिकल पार्टी को लिखना शुरू कर दिया और इसके बाद वो स्वयं ही प्रेसिडेंट को लिखना शुरू कर दिया। अगर उनके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन थी, शिकायत थी अपने चीफ जस्टिस के बारे में, अपने हाई कोर्ट के कलकत्ता के चीफ जस्टिस के बारे में या कलकत्ता के सिटिंग जजेज या दूसरे अन्य हाई कोर्ट के जजेज या सुप्रीम कोर्ट, तो अपने चीफ जस्टिस को बता के वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास आते और उनको नाम दे देते कि साहब ये इन्फॉर्मेशन है, आप इसकी तहकीकात करा लीजिए। ऐसा ना करके उन्होंने बहुत नासमझी का काम किया है। उनको जो सुझाव दे रहा है या परामर्श दे रहा है वो भी अदूरदर्शी है और उनको एक हाई कोर्ट जज होने के नाते अपना विवेक, अपना बुद्धि लगाना चाहिए, अपना चिंतन और रीजनिंग करना चाहिए। और फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, लेकिन APN पर खबरें लगातार जारी रहेंगी।